आप लोग बढ़िया। कहाँ गए बाकी? भाग गए? गए आएंगे धीरे धीरे, अभी समय नहीं हुआ ना इनका। आते हैं आराम से, बिल्कुल रिलैक्स मोड पे चलते हैं, पढ़ लेते हैं थोड़ी बहुत। चलिए निकाल लीजिए कॉपी आप लोग, तब तक आ रहे हैं भाई। और भी हम पढ़ेंगे आईसीटी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन तकनीक। पिछला आप लोग पढ़ रहे हो? नहीं बोलोगे? पिछला पढ़ रहे हो ना? चलो भाई बढ़िया है। इंतजार में रहते हैं कि गुरुजी जब जाएंगे तब हम निकलेंगे वहाँ से। आते हैं बिल्कुल आराम से, ये नहीं कि समय से बैठ जाएं क्लास में। चलो भाई शुरू करें। हमने एक नया टॉपिक शुरू किया था कल, है ना? इसका नाम था मेमोरी, है ना? घर जाकर के कुछ पढ़े हो? समय न मिला होगा? मिला है? नहीं मिला? बहुत व्यस्त लाइफ है आप लोगों की, हैं? विषय तो 2 ही बचे ना आप लोगों के। कितने घंटे क्लास चलती हैं? कितने घंटे? 4? 2 से 8? 2 से 8 6 घंटे। बड़ी मेहनत कर रहे हैं आप लोग, हैं? क्या बात है। तो इसमें पढ़ते हैं इतिहास और आईसीटी, बस। गजब है। इतिहास में क्या पढ़ रहे हैं आप लोग? क्रांति। बढ़िया है, आपके जीवन में भी क्रांति आए ऐसी शुभकामनाएं हम व्यक्त करते हैं, है ना? बढ़िया सिलेक्शन, जल्दी सिलेक्शन आप लोगों का हो। चलिए भाई, ये जनसंख्या कम हो रही है डेली की क्या? राधे राधे भाई ऑनलाइन वालों। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? गर्मी का प्रभाव है कि घर जा रहे हैं? घर जा रहे हैं धीरे धीरे। बढ़िया है। चलो भाई कुछ दिन और ठहर जाओ, शुरू करें भाई। अरे बोलो। बहुत बढ़िया, ऐसे बोलते रहा करो, है ना? जब कुछ पूछो तो उसमें किया करो कुछ रिप्लाई, हाँ ना। ठीक है, शुरू करें। चलिए, तो हमें पढ़ना है मेमोरी। तो मेमोरी में हमने एक कल डायग्राम बनाया था। आप लोगों के पास डायग्राम है ना कल वाला? ठीक है। हमने उसमें बात की थी कि हमें कुल कितना पढ़ना है मेमोरी में। तो हमारे पास मेमोरी के होते हैं 2 प्रकार। एक होती है प्राइमरी, दूसरी होती है सेकेंडरी। प्राइमरी को ही कहते हैं प्राथमिक मेमोरी, इसे ही कहते हैं इंटरनल मेमोरी, और इसे ही कहते हैं कौन सी? मुख्य मेमोरी, है ना? तो ये नाम है, आपको पता हो। वहां पढ़ना है आपको 3, रैम, रोम और कैश। सेकेंडरी को बोलते हैं बाह्य मेमोरी, द्वितीयक मेमोरी या सहायक मेमोरी कहते हैं। तो वहां भी कुछ लिस्ट है, उसको हमें पढ़ना है ना? चलिए, हमने शुरुआत की थी रैम की। तो रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? बहुत बढ़िया, ऐसे आवाज आनी चाहिए जब भी कुछ पूछें यहां से, है ना? रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, है ना? रैम आपके कंप्यूटर की मेन मेमोरी है, ये इंटरनल मेमोरी है, और इसे हम कहते हैं कौन सी? प्राइमरी मेमोरी कहते हैं। इसके अलावा इसे कहते हैं अस्थायी, मतलब वोलाटाइल मेमोरी कहते हैं। और इसका अर्थ होता है कि डेटा जब तक रहेगा जब तक कि पावर सप्लाई चालू रहे, है ना? और भी कुछ लिखा था इसमें रैम में हमने? इतना ही लिखा था? ठीक है। देखो, आपको पता है कि आपके कंप्यूटर में वर्तमान में जितनी प्रोसेसिंग चल रही हैं, ये होल्ड कहाँ होती हैं? रैम में। रैम का काम है डेटा का सीपीयू के पास भेजना। तो कोई ये कहता हो कि सीपीयू के पास डेटा कहाँ से आता है? क्या कहोगे? रैम से, है ना? इसका काम है डेटा को सीपीयू तक पहुंचाना। तो चूंकि यह डेटा को सीपीयू के पास तक भेजने का कार्य करती है, तो इसको हम कहते हैं वर्किंग मेमोरी। क्या बोलते हैं इसको हम? वर्किंग मेमोरी भी कहते हैं। तो इसको वर्किंग मेमोरी भी कहा जाता है। मेमोरी भी कहा जाता है। ठीक है।
मैं अगर कहूं कि डेटा सीपीयू के पास कहां से आता है तो आता है रैम से। तो अगर एक पॉइंट और लिख लें कि रैम से डेटा सीपीयू के पास पहुंचता है, तो रैम से डेटा सीपीयू के पास जाता है। तो जो लिखा है उसमें 2 पॉइंट और ऐड कर लो। रैम को कहते हैं वर्किंग मेमोरी और रैम से डेटा जाता है सीपीयू के पास। माने प्रोसेस होने का क्रम ये है कि डेटा जाएगा पहले रैम के पास और रैम से कहाँ जाएगा, सीपीयू के पास। ये सबको स्पष्ट होनी चाहिए बात, है ना? क्लियर सभी को? बहुत बढ़िया। अब पढ़ना है रैम के प्रकार। इसको लिख लो, फिर हम देखते हैं रैम के प्रकार। तो रैम के होते हैं 2 प्रकार। घर जाकर के कुछ कुछ पढ़ते रहा करो। पढ़ते हो? चलिए बढ़िया है। लिख लिया? बढ़े आगे? बढ़ चले आगे? रैम कितनी भी लगा सकते हैं या कुछ फिक्स है? तो भैया कितनी भी नहीं। कोई कह दे कि मुझको लगाना है 1 टीबी की रैम। मान लो कोई कह रहा है तुमसे कि मैं अपने लैपटॉप में लगाऊंगा 1 टीबी की रैम, तो क्या पॉसिबल है? ऐसा नहीं है। रैम कितनी आप लगा सकते हैं डिपेंड करता है किस पे? मदरबोर्ड की क्षमता पर। लेकिन अगर आपके दिमाग में एक बात बैठी हो कि रैम को हम बढ़ाते जाएंगे तो क्या स्पीड बढ़ती जाएगी? ऐसा नहीं होता। समझो ध्यान से, इतनी सी बात है। अगर मैं कह दूं कि मेरे पास ये है एक रैम, आपको पता है कि रैम में होते हैं सेल, डेटा जाता है किसके पास? और सीपीयू हर बार सर्च करता है डेटा को। कहाँ? रैम में जो डेटा स्टोर है उस डेटा को सर्च करेगा। कौन? सीपीयू। तो रैम जितनी बढ़ती जाएगी डेटा को ढूंढने में लगेगा टाइम। जैसे आपने कभी खेला हो छुपन छुपाई, खेला है? गांव में बचपन में लुका छिपी एक खेल होता है, खेले आप लोग? तो मान लो एरिया कम हो छिपने का तो वहां ढूंढना आसान है नहीं? मान लो ये एरिया बढ़ जाए तो ढूंढना और कठिन हो गया भाई। एरिया और बढ़ जाए तो डेटा को ढूंढना कठिन होता जाता है। इसलिए हम कहते हैं कि रैम का आकार बढ़ता जाए तो स्पीड बढ़ती जाएगी, ऐसा नहीं होता। इसीलिए इस स्पीड को मेंटेन करने के लिए हमारे पास कौन सी आती है? कैश मेमोरी आती है। कैश मेमोरी यहाँ हमारे पास आती है ना? तो रैम को आप कितना भी नहीं कर सकते, जिसका भी कमेंट रहा हो, है ना? ध्यान रखेंगे। चलिए, तो रैम के पढ़ना है अपने को प्रकार। तो अगली हेडिंग है, लिखो रैम के प्रकार। रैम के प्रकार। तो रैम के होते हैं बच्चों 2 प्रकार। एक हमारे पास है, इसे कहते हैं एस रैम, दूसरी होती है डी रैम। एक होती है, इसे कहते हैं एस रैम, और दूसरी है अपने पास डी रैम। रैम के 2 प्रकार, एक हुआ एस रैम और एक होता है डी रैम। इनके फुल फॉर्म बताओ भाई। बहुत बढ़िया। इसका फुल फॉर्म होता है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, और डी रैम का अर्थ क्या होता है? बहुत बढ़िया, इसे कहते हैं डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। देखो, सिंपल रैम का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि रैम होती है अस्थायी मेमोरी, ठीक बात है। लेकिन इसमें हमारे पास एक प्रकार है, इसे कहते हैं एस रैम, और इसमें लिखा हुआ शब्द है स्टैटिक। जैसे आप पढ़ते होंगे एक विषय, हम कहते हैं उसको स्टैटिक जीके, पढ़ते हैं आप लोग। ऐसा जीके जो बदलता नहीं है। जैसे आज़ादी की डेट फिक्स है, वो बदलेगी नहीं कभी, स्थायी है। स्टैटिक का अर्थ ही क्या होता है? इसका अर्थ क्या होता है? स्थायी। तो ऐसी रैम जो स्थायी हो, मतलब डेटा जो एक बार आ गया अब वो ऑटोमेटिक हटेगा नहीं। तो स्थायी रैम कौन सी होती है? एस रैम। अस्थायी कौन सी होती है? डी। डायनेमिक, डायनेमिक का अर्थ क्या होता है? परिवर्तनशील, बदल जाए, वक्त के अनुसार क्या हो जाए?
बदल जाए। जैसे कभी घरों में सुना हो कि हमारी बहू डायनेमिक है, सुना है आप लोगों ने कभी ऐसा? डांस भी कर लेती है, खाना बना लेती है, पूजा पाठ भी कर लेती है, देखा है, सास की सेवा भी खूब करती है, डायनेमिक पर्सनालिटी सुना होगा ना। परिवर्तनशील है, जैसी रिक्वायरमेंट है वैसी क्या भाई आप वैसा हो जाए, मतलब परिवर्तनशील, मतलब डेटा चेंज हो जाए वक्त के साथ, वो होता है क्या डायनेमिक। तो हमने कहा एस रैम और डी रैम। एस रैम कैसी होती है? स्थायी होती है। तो स्थायी को कहते हैं अपन क्या? नॉन वोलाटाइल। और ये होती है अस्थाई। वास्तव में कौन सी रैम अस्थाई है? तो डी रैम। तो ये होती है अस्थाई। अस्थाई को हम कहते हैं वोलाटाइल। बताओ, तो हमारे जो लैपटॉप होते हैं, हमारे पास जो पीसी होती है, वहां कौन सी रैम होती होगी? सोच बताओ। अपने घरों में जैसे अपने पास रखा हुआ एक पीसी है, तो इसमें कौन सी रैम लगी होगी? एस रैम या डी रैम? डी रैम। कौन सी रैम? डी रैम। आपके जो होते हैं कंप्यूटर, वहां कौन सी होती है? डी रैम होती है ना। एस रैम होती है सुपर कंप्यूटर्स में। कहां होती है ये? सुपर कंप्यूटर। महंगी कौन होगी बताओ, एस रैम या डी रैम? महंगी होती है एस रैम। तो हम अपने लैपटॉप या पीसी में इसका यूज इसीलिए नहीं करते हैं क्योंकि भाई महंगी है, और महंगी होगी तो अच्छी होगी, सिंपल सी बात है ना। तो ये महंगी होती है, ये सस्ती होती है। एक प्रश्न आया किसी एग्जाम का है, सुन लो तुम लोग, कि एस रैम से डी रैम अच्छी होती है क्यों? 4 विकल्प थे। उसका उत्तर ये था क्योंकि सस्ती होती है। उसका उत्तर क्या था? क्योंकि सस्ती है। हमारे लिए ये काम की क्यों है? क्योंकि सस्ती है। नहीं, डी रैम इतनी अच्छी बिल्कुल भी नहीं है, सस्ती है तो हम इसका यूज इस्तेमाल करते हैं। तो इसका यूज कहां होता है? लिख लीजिएगा, इसका उपयोग होता है सुपर कंप्यूटर में। उपयोग होता है सुपर कंप्यूटर में। और इसका उपयोग कहां होता है? सामान्य कंप्यूटर में। उपयोग होता है सामान्य घरेलू कंप्यूटर में, या कि सामान्य कंप्यूटर में। सामान्य कंप्यूटर में, ठीक है। ये हो गया एस रैम और ये हो गई डी रैम। ये रैम हम लगी कहाँ हैं? लगी है मदरबोर्ड पर। पता सबको आता है ये वाली? रैम है, रोम है, कैश है, सब कहाँ होंगी? मदरबोर्ड पर। तो लिख लो एस रैम और डी रैम। कोई डाउट हो आपके मन में तो कर लेना प्रश्न। ठीक है, आगे चलें। लिख लिया? रैम 2 प्रकार की हो गई, एक हो गई एस रैम, एक हो गई डी रैम। इनके फुल फॉर्म बताओ हूं। एस का अर्थ होता है स्थायी, यानी स्टैटिक है, नहीं फिक्स है। जो डेटा यहां आएगा ये ऑटोमेटिक हटेगा नहीं। लेकिन डी रैम का जो डेटा है ये ऑटोमेटिक भी हट जाता है। इसे कहते हैं हम डायनेमिक रैम। और ये होती है सामान्य कंप्यूटर्स में, और एस रैम होती है सुपर कंप्यूटर में। सुपर और नॉर्मल कंप्यूटर में डिफरेंट क्या है? जैसे एक होते हैं सिंपल मैन, जनरल पर्सन, देखा होगा। एक होते हैं सुपरमैन, देखा होगा आप लोगों ने ना मूवी में। सुपर मतलब क्या? जिसके पास अधिक शक्ति हो, वो है सुपरमैन। तो वैसे ही है सुपर कंप्यूटर, इनसे क्या है? वो ज्यादा पावरफुल हैं। पावरफुल का मतलब नहीं 6 पैक बनाया है, बाइसेप ट्राइसेप बना के रखा है, ऐसा नहीं है। अधिक जटिल डेटा पर वो काम करते हैं, अधिक फास्ट काम करते हैं। जैसे मौसम की भविष्यवाणी है, अंतरिक्ष अनुसंधान है, तो वहां हमारे पास कौन से होंगे? सुपर। तो सुपर क्या है? इनसे हट के होते हैं। और आसान भाषा में कहें तो बिग डेटा पर कार्य करते हैं, जो वो होते हैं क्या? सुपर कंप्यूटर। ठीक है, चलिए यहां तक क्लियर हुआ। अब चलते हैं अपन आगे। हमारे पास अब आएगा रोम। अच्छा, एक बात है सिंपल सी, रैम की स्पीड को मापते हैं हम हर्ट्ज में। किसमें? हर्ट्ज में। तो मान लो कभी प्रश्न आ जाए कि रैम की स्पीड को, तो क्या कहोगे? हर्ट्ज में। लिख लें, लिख लो ये पॉइंट भी। रैम की स्पीड को हर्ट्ज में मापा जाता है। तो ये तथ्य है, मान लो कभी आ जाए।
रैम की स्पीड को हर्ट्ज में मापा जाता है। ठीक, अब अपने पास आएगा रोम। चलें आगे, लिख लिया इसको। चलिए, तो नेक्स्ट मेमोरी हमारे पास आएगी, इसे हम कहते हैं रोम। बताओ रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? देखो, कुछ चीजें बिना पढ़े भी बनती हैं, जैसे रैम का फुल फॉर्म, रोम का फुल फॉर्म आपने पढ़ा नहीं है लेकिन फिर बनता है। ये उम्र का तकाजा होता है ना, कई बार कुछ पढ़ना नहीं पड़ता है फिर जानकारी रहती है हमारे पास। सही बात है ना। होते तो दोनों कंप्यूटर सेम ही हैं, ऐसा नहीं है हेमंत जी, है ना। दोनों सेम नहीं होते। सिंपल वाले ये हैं सामान्य कंप्यूटर जो आप देखते हैं, सुपर होते हैं बहुत बड़े आकार के, है ना। तो दोनों सेम नहीं है, सुपर में और अन्य में अंतर है बहुत ज़्यादा। रोम का फुल फॉर्म सबको पता है, इसे कहते हैं रीड ओनली मेमोरी। देखो, मेमोरी के संदर्भ में दो शब्द हैं, एक है रीड और एक है राइट। सुन लो पहले इसको, लिखना मत, सुनो। मेमोरी के संदर्भ में एक शब्द होता है रीड, एक होता है राइट। रीड का अर्थ होता है स्टोर डेटा को काम में लेना। मान लीजिए मेरे पास एक मेमोरी थी, इस मेमोरी में मैंने रखा है मूवी। मान लो हमने रखा है कोई एक मूवी, है ना। इस मेमोरी में रखी हुई है एक मूवी। अगर मैं इस मूवी को प्ले कर रहा हूं, मतलब क्या कर रहा हूं? रीड कर रहा हूं। क्लियर है। तो आपके मेमोरी में रखे डेटा को जब हम उपयोग में लेते हैं तो चलता है शब्द कौन सा? रीड। अगर यह प्रक्रिया उल्टा करना हो कि मेरे पास एक मूवी थी और इस मूवी को मैं रख रहा हूं, कहां? मेमोरी में, तो नाम क्या आएगा? राइट। राइट का अर्थ होता है डेटा को मेमोरी में स्टोर करना, और रीड का अर्थ क्या हुआ? स्टोर डेटा को प्रयोग में लेना। याद रहेगा। तो जब हमने कहा रीड ओनली, ओनली माने केवल, क्या कर सकते हैं? रीड। इसका तात्पर्य क्या हुआ? ऐसी मेमोरी है रोम जिसमें कुछ डेटा रखा है पहले से, उसको आप केवल उपयोग में ले सकते हो। ये काम की कहां होती है? रोम में। तो बताओ रोम स्थायी होगी या अस्थायी? स्थायी, क्योंकि बार बार हम करते हैं रोम में, रोम को करेंगे उपयोग में, तो रोम होती है स्थायी मेमोरी। स्थायी मेमोरी होती है, आपको ये बात क्लियर हो। पहले शब्द चलेगा नॉन वोलाटाइल, शब्द चलेगा नॉन वोलाटाइल मेमोरी है, स्थायी है। अगर मैं कह दूं कि रोम में रखे डेटा को केवल उपयोग किया जा सकता है, रोम में स्टोर डेटा को केवल उपयोग किया जा सकता है, उपयोग किया जा सकता है। मतलब हम ऐसा करते हैं कि जब रोम का निर्माण होता है, रोम का जब निर्माण होगा तो कोई डेटा, कोई प्रोग्राम इसमें हमने रख दिया है। अब वो जो रखा हुआ है वो केवल क्या होगा? उपयोग में आएगा, बस। आ रही बात समझ में? क्लियर है ये बात? कोई डाउट किसी को? चलिए, तो रोम हो गई स्थायी मेमोरी। एक पॉइंट याद रखेंगे कि रोम में जो प्रोग्राम स्टोर होते हैं उनके लिए सब चलता है फर्मवेयर। क्या है? प्रश्न आएगा, रोम में स्टोर होने वाले प्रोग्राम को क्या कहते हैं? क्या कहोगे? फर्मवेयर। तो लिखिएगा एक पॉइंट, रोम में स्टोर होने वाले प्रोग्राम को फर्मवेयर कहते हैं। फर्मवेयर कहते हैं। रोम में स्टोर होने वाले प्रोग्राम को फर्मवेयर कहा जाता है।
जितना लिखना समझ समझ के लिखना है ना, इसलिए बहुत आराम से हम पढ़ रहे हैं, है ना। बहुत तेज तो नहीं चल रहे ना, ठीक। बताओ ये 4 पॉइंट में कोई डाउट किसी के मन में हो तो पूछ लेना, नहीं है चलें देखना ध्यान से। हमने कहा कि रोम जो है ये कैसी है, रीड ओनली मेमोरी है, अर्थात जो डेटा इसमें स्टोर था उसको आप केवल उपयोग में ले सकते हैं। और ऐसा डेटा, ऐसा प्रोग्राम जो रखा गया है रोम में, इसका नाम क्या है, क्या नाम है, फर्मवेयर। जैसे तुम यहां बैठे हो तब तुम विद्यार्थी हो, बाहर तो पता नहीं क्या क्या हो तुम, ऐसी बात होती है ना कि आप कहां बैठे हैं, कहां रखे हैं, उस आधार पर नाम है। तो अगर डेटा कहां है, रोम में, तो उसे क्या कहते हैं, फर्मवेयर। इतनी बात है सिर्फ। आगे चलें हम, चलो भाई अब देखना प्रश्न यहां से ये आता है कि जब रोम में रखे डेटा को हम केवल उपयोग में ले सकते हैं, तो भाई रखते क्या है रोम में, क्या रखते हैं रोम में, तो रोम में रहता है बायोस नामक प्रोग्राम। देखो एक तो सिंपल समझना, ये हम पढ़ रहे हैं सिर्फ कॉन्सेप्ट की बातें। वास्तविक दुनिया में ना तो रैम होती ना ही रोम। कॉन्सेप्ट आपके हिल तो नहीं रहे, जो पढ़ा है सब सही है, सुन लो। रैम या तो एस रैम होगी या तो डी रैम होगी। हमने कहा ये स्थायी रैम है और इसमें रखा प्रोग्राम केवल आप उपयोग में ले सकते हैं। ये पहले की बात थी, प्राचीन काल की। वास्तव में अब ऐसा कुछ नहीं होगा। रोम या तो पी रोम होगी, या तो ईपी होगी, या तो डबल ईपी होगी। ये आप रखिएगा ध्यान से, क्योंकि अगर आपका एंड्रॉयड का जो ओएस है, और आप देखते हैं कि ये समय समय पर क्या होते हैं, ये अपडेट होते हैं। तो कोई भी प्रोग्राम अगर अपडेट हो रहा है, मतलब इसको रीराइट किया जा रहा है, मतलब इसमें पुनः कोडिंग की जा रही है। और पुनः कोडिंग कब पॉसिबल है, जब आपके पास प्रोग्रामेबल हो, मेमोरी कैसी हो, प्रोग्रामेबल, सिर्फ फिक्स ना हो कि जो लिख दिया तो लिख दिया, ऐसा ना हो। मेरी बात आपको आ रही समझ में, चलो भाई बढ़िया है फिर तो रोम में स्टोर होने वाले प्रोग्राम को क्या कहते हैं, फर्मवेयर। तो रहता क्या है रोम में, तो हम कहते हैं कि रोम में बायोस नामक प्रोग्राम स्टोर होता है। लिख लें इसको, लिखिएगा। रोम में बायोस नामक BIOS बायोस नामक प्रोग्राम स्टोर होता है या प्रोग्राम स्टोर रहता है। और इसको स्टोर तब करते हैं जब कंपनी रोम का निर्माण कर रही होती है। तो हमने बायोस को उठाया, रख दिया रोम में। अब ये बायोस बार बार काम करता है अपना। बायोस का फुल फॉर्म परीक्षा में अक्सर प्रश्न यहां से आएगा। इसे हम कहते हैं बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। इसे कहते हैं बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये है बायोस। बायोस एक प्रोग्राम है जो रखा हुआ है रोम में। बायोस का फुल फॉर्म क्या है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये आपको याद हो। अब इसकी आगे कहानी चलती है। बहुत तेज लिखते हैं आप लोग, लिख लिया, ठीक है भाई। अब सुनो बायोस के बारे में कुछ बातें। देखो बायोस का नाम है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो बायोस है रोम में। अब ये काम क्या करता है, सुन लो ये बात, है ना। तो यहां हमें एक छोटी सी बात सीखनी है, बूटिंग। कोई जानता है बूटिंग अभी से? बूटिंग बताओ। गेम। बूटिंग मतलब क्या, स्टार्ट करना। बस एक शब्द है जो भौकाल जमा रहा है। बूटिंग माने क्या, कंप्यूटर को चालू कर देना। मान लो अभी शट डाउन था, ये बंद था, तो अगर ये चालू हो जाए तो इस प्रक्रिया का नाम क्या है, बूटिंग। इतना समझ लो। तो बूटिंग के दौरान काम आता है बायोस। जब भी आपका पीसी या लैपटॉप बूट होता है, माने चालू होता है, तो काम करता है एक प्रोग्राम। वो कौन सा है, बायोस। बायोस है कहाँ,
रोम में, रोम से कहाँ आएगा, रैम में, और फिर सीपीयू करेगा प्रोसेस। इस पूरी प्रक्रिया का नाम ही क्या है, बूटिंग। आसान भाषा में कहना हो तो बूटिंग है कंप्यूटर को चालू करने की प्रक्रिया। कंप्यूटर को चालू करने की प्रक्रिया को कहते हैं हम बूटिंग। कंप्यूटर के चालू करने की प्रक्रिया को बूटिंग कहा जाता है। जैसे मान लो ये सिस्टम हमारा शट डाउन हो जाए अभी, तो आप क्या करेंगे, आप पावर ऑन करेंगे और एक बटन होगी उसको आप प्रेस करेंगे, चालू होगा शुरू होना। तो इस दौरान होता क्या है, जैसे ही आपका सिस्टम जो बंद था, आपने पावर सप्लाई ऑन की और आपने बटन प्रेस किया, तो सबसे पहले एक्टिव होता है बायोस। क्या होता है, बायोस। बायोस आपके कंप्यूटर का पहला प्रोग्राम है जो कंप्यूटर के चालू होने के बाद रन होगा। पहला प्रोग्राम कौन सा है, बायोस। और बेसिकली बायोस में है 3 छोटे छोटे प्रोग्रामों का समूह है। ठीक है, देखना, तो मैं बायोस के बारे में कुछ बातें करता हूं। बायोस के बारे में पहला बात है, कंप्यूटर के चालू होने के बाद, कंप्यूटर के चालू होने पर रन होने वाला प्रथम प्रोग्राम, रन होने वाला प्रथम प्रोग्राम कौन सा है, बायोस है, आपको पता हो। अगली बात, बायोस रोम में रहता है, आप जानते ही हैं। बायोस में क्या है भाई, तो बायोस में है लिंकर, लोडर और हमारे पास बूट स्ट्रैप फाइल्स होती हैं कुछ। बायोस में एक रहता है लिंकर, एक रहेगा लोडर और एक रहेगा, इसे कहते हैं हम पोस्ट। सुनना ध्यान से, लिखना मत अभी। हम सिर्फ ये कह रहे हैं, जैसे आपने कभी सुना हो MS ऑफिस, कौन कौन सुना है इसका नाम, सबने सुना है। तो बेसिकली MS ऑफिस एक ग्रुप है जहां वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, एक्सेस है, आउटलुक है। तो कई सारे सॉफ्टवेयर का समूह है और नाम क्या उसका, MS ऑफिस। वैसे ही नाम तो बायोस है और ये बेसिकली क्या है, तो ये 3 छोटे छोटे प्रोग्राम का ग्रुप है और नाम क्या है, बायोस। जब भी आप बूटिंग करेंगे तो ये तीनों काम करेंगे अपना अपना। जैसे नाम है लिंकर, लिंकर करता है लिंक करने का काम, जोड़ने का। जैसे आपने कभी देखा हो, हमारे पास रहता है दिस पीसी, ये है हमारे पास दिस पीसी, और यहां हमारे पास आप देखोगे आपके पास रहेंगी सी ड्राइव। सी ड्राइव में आपके पास बहुत प्रकार की फाइल होती हैं। जैसे आप देखोगे ना, आपके पास ये सारी फाइल्स पड़ी हुई हैं बहुत सारी। ये आपकी प्रोग्राम फाइल है, कि माने कोई एक प्रोग्राम चलता है तो बहुत सारी फाइल अंदर काम करती हैं। माने जब बूटिंग होती है तो बहुत सारी फाइल जो अलग अलग पड़ी हुई थी, ये आपस में क्या होंगी, लिंक होंगी। ये लिंकर काम करेगा। यही लिंकर का काम है, कंप्यूटर के बूट होने के दौरान जो छोटी छोटी फाइल्स हैं जो अभी अलग अलग थी, इनको क्या कर देना, आपस में लिंक कर देना, क्योंकि ये लिंक होकर के ही किसी कार्य को कर सकती हैं। आ रही बात समझ में। तो हमने यही कहा है कि यहां हमारे पास क्या होता है, यहां है लिंकर जो पार्ट है बायोस का, और इसका काम क्या है, बूटेबल फाइल को लिंक करना। क्या कहेंगे हम, बूटेबल, मतलब बूट होने योग्य, कंप्यूटर को बूट करने योग्य जो फाइल होती हैं उनको, फाइल को लिंक माने जोड़ना, लिंक करना। ये काम किसका होगा, लिंकर। लिंकर ने लिंक कर दिया। इसका नाम है लोडर। क्या करेगा, ये लोड करता है। कहां से कहां, रोम से रैम में, रोम से रैम में डेटा, क्योंकि डेटा कहां आएगा, रैम में तो आएगा ना। तो कैसे आएगा, लोडर। इसका काम है डेटा को या फाइल्स को रैम में लोड करना। कोई भी कार्य होगा डेटा रैम के पास आएगा ही, तो बूटिंग हो रही तभी डेटा कहां आएगा, रैम में। तो डेटा को रैम में लोड करना, सॉरी। और एक है पोस्ट, इसे कहते हैं पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। बोलो एक बार, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, इसे कहते हैं हम पावर ऑन सेल्फ टेस्ट कहते हैं। ये पोस्ट है, इसका काम है चेक करना। पूरी प्रक्रिया के दौरान लिखा है पावर ऑन सेल्फ, स्वयं को जांचने का काम करता है कंप्यूटर कि मुझसे जुड़ी हुई जो डिवाइसेस हैं ये प्रॉपर कनेक्ट हैं या नहीं कनेक्ट हैं।
ये चेक करने का काम कौन करेगा? ये करता है पोस्ट। तो ये तीनों मिलकर के ही देते हैं वोटिंग को अंजाम, और इस पूरी प्रक्रिया का नाम क्या है? वोटिंग। बताओ भाई, कोई डाउट किसी के मन में? क्लियर है? बात समझ में आ रही कि नींद आ रही है तगड़ी वाली? आ रही बात समझ में ना? ठीक है, बढ़िया। अब वोटिंग होती है दो प्रकार की। वोटिंग कितने प्रकार की होती है? वोटिंग के प्रकार तो कहोगे ये होती हैं दो प्रकार की। एक को कहते हैं कोल्ड वाली, दूसरी होती है वार्म वाली। तो एक है ठंडी और एक है गरम। देखना, कोल्ड वोटिंग क्या है? बताओ भाई कोई। कोल्ड वोटिंग किसे कहते हैं? मान लो आपका सिस्टम बंद था, आप कल गए थे अपना ऑफिस में काम करके, सिस्टम बंद करके चले गए थे, आज सुबह हुई है, अब आप वापस आए हैं, कंप्यूटर आप शुरू कर रहे हैं, तो इसे कहते हैं क्या? कोल्ड बूटिंग। तो अगर मैं लिख दूं कि कंप्यूटर को शुरू से शुरू करना, बताओ भाई, कंप्यूटर को शुरू से शुरू करना, ये क्या होती है? और ये क्या है? रीस्टार्ट करना। कई बार आपका कंप्यूटर हैंग हो जाता है, देखा होगा, कई बार मोबाइल अपना हैंग हो जाता है, तो हम क्या करते हैं? रीस्टार्ट। तो रीस्टार्ट का नाम क्या है? वार्म बूटिंग। ये सिर्फ शब्दों का भौकाल है और कुछ नहीं है। इसे कहते हैं रीस्टार्ट करना। क्या करना? रीस्टार्ट करना। और इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल अल्टर और डिलीट। इस तीन की को आप एक साथ प्रेस करेंगे, आपके पास एक विकल्प आएगा, वो विकल्प रहेगा क्या? शट डाउन, रीस्टार्ट, कौन से मोड पे जाना है। तो इसकी शॉर्टकट की आती है कई बार परीक्षाओं में, क्या कहोगे? कंट्रोल अल्टर और डिलीट। बताओ भाई, कोई दिक्कत किसी को? चलो लिखो। एक बूटिंग सर विंडो बोट करते हैं वो भी होती है ना? हैं? बूट सेटअप होता है ना, जब आप करते हैं कॉन्फ़िगरेशन किसी ओएस का, वो वाली बात है मंत्री जी, है ना? यहां से ही लिखना ना आप लोगों को, कि लिखना है पीछे से? यहीं से लिखना ना? हाँ, ये रोम के अंदर ही है बूटिंग, हालांकि ये अलग ही है, लेकिन बायोस का जिक्र है, आप यहीं लिख लीजिए, साथ में लिख लो। कल छुट्टी है आप लोगों की क्या? हैं? आईसीटी की? मेरी क्या हो गया? कल क्या हो गया? टेस्ट है? खूब मज़े करना है, मज़े ही मज़े। टेस्ट है। कंट्रोल प्लस F4 से भी होता है ना सर रीस्टार्ट? ये फाइल क्लोज करेगा हेमंत जी, ना कि रीस्टार्ट। फाइल को क्लोज करना अलग होता है, रीस्टार्ट करना अलग बात होती है। हाँ, किसी किसी में होता हो, अलग बात हो, लेकिन कंट्रोल F4 किसके लिए है? फाइल को क्लोज करने के लिए। लिख जाए तो बताना, मोबाइल मत देखना कि मैं तो लिख लिया हूँ, देख लेता हूँ मोबाइल क्या अपडेट आई तब तक, है ना? तो कल आपकी किस विषय का टेस्ट है? फुल पूरा FLT? बढ़िया है भाई।
हाँ सही बात भी है ना, सब कुछ पढ़ ही तो लिया आप लोगों ने, अब तो टेस्ट भी जरूरी है। चलिए आगे चलें। बड़े भाई बोलते नहीं कछु ये लोग हैं। चलो पीछे कर रहे हैं, अभी मैं वहां से आया हूं तब नहीं बोला भाई है। बढ़े आगे, लो भाई इसको भी लिखो। बूटिंग के प्रकार दो प्रकार की होती है, एक है कोल्ड बूटिंग और एक है वार बूटिंग। वार बूटिंग की आपको शॉर्टकट की पता हो, बढ़े आगे। आप ऐसे ही लिखते हैं कि बोल बोल के भी लिख सकते हैं? ऐसे लिखने हैं बोल बोल के? ठीक है चिंता मत करना, लिख रहा हूं मैं, है ना। चलिए आगे बढ़े। चलो अब लिखो रोम के प्रकार। रोम के प्रकार, रोम के प्रकार। हेडिंग है अपनी, इसे कहते हैं रोम के प्रकार। रोम होती है 3 प्रकार की। कितने प्रकार की? 3। सुनना ध्यान से, हमारे पास जो आपने अभी सीखा है कॉन्सेप्ट रोम का, उसमें आपने ये जाना है कि रोम एक स्थायी मेमोरी है, उसमें जो डेटा रखा है उसमें आप बदलाव नहीं कर सकते। तो ये एक तरीके से क्या हुई, समस्या हुई ना, कि मान लो आपके पास कोई मेमोरी है और उसमें जो रख गया, तो ये समस्या है ना। तो ये समस्या आगे क्या होंगी, चेंज हो जाएंगी। तो रोम के प्रकार में हमारे पास जो पहली आती है, इसका नाम है पी रोम। पी रोम को कहते हैं प्रोग्रामेबल रोम, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसको हम कहते हैं प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो इसे कहते हैं प्रोग्रामेबल। प्रोग्रामेबल का अर्थ है प्रोग्राम करने योग्य, मतलब जिसमें हम प्रोग्राम अपनी ओर से लिख सकते हैं, उसे कहते हैं हम पी रोम। इसका मतलब ये होता है कि अभी तक जो रोम की सीमा थी, वो सीमा समाप्त होती है कहाँ, पी रोम में, है ना। मतलब इसमें आप अपनी ओर से प्रोग्राम को स्टोर कर सकते हैं। तो अगर इसमें हम ये लिखें कि इसमें यूजर मतलब हम, है ना। इसमें यूजर अपनी इच्छा अनुसार डेटा को स्टोर कर सकता है,
स्टोर कर सकता है। तो इसकी समस्या क्या है सर? इसकी समस्या ये है कि जो डेटा स्टोर हो गया अब वो हटेगा नहीं। मतलब आपके पास एक बार मौका था, ध्यान सुन लेना ये बात। पी रोम आपको एक मौका देती है कि आप अपनी इच्छा से प्रोग्राम को स्टोर कर लो। जो कर दिया अब बदलाव नहीं हटेगा। तो केवल एक बार यूजर अपनी इच्छा अनुसार प्रोग्राम को स्टोर कर सकती है। कहाँ? पी रोम में। तो इसमें इसकी कमी ये है कि इसमें स्टोर प्रोग्राम को हटाया नहीं जा सकता। इसमें स्टोर प्रोग्राम को हटाया नहीं जा सकता। तो अगर कमी रहेगी तो हम काम करेंगे, है ना? हमारे पास कोई कमी रहेगी तो उस पर काम होगा, हमारे पास नई रोम आएगी और इसे कहते हैं अपन ईपी रोम। क्या बोलते हैं? तो जो दूसरा प्रकार है इसे कहते हैं अपन, बोलना, ईपी रोम। ईपी रोम मतलब इरेजेबल प्रोग्रामेबल, मतलब प्रोग्राम को इरेज कर सकते हैं, हटा सकते हैं। देखो क्रमशः जो विकास होता है ना, ये कमियां थी तो विकास हो रहा है। विकास कब तक होता रहेगा? जब तक कि मनुष्य कमियां ढूंढता रहेगा। हमें उम्मीद थी कि कंप्यूटर हमारी भावनाओं को समझेगा, तो हमने बनाया है चिट्ठी। देखा आप लोगों ने? चिट्ठी को देखा होगा। लोगों को लग रहा था ना कि भाई साहब हमारी फीलिंग नहीं समझता ये, तो चिट्ठी बनाया हमने। मशीनें आज अपना काम स्वयं कर रही हैं, आप देख रहे हैं। तो जब भी इंसान लगा रहेगा कि भाई साहब ये कमियां हैं, कुछ ऐसा हो जाए, तब तक अपडेट आते रहेंगे ना। तो कुछ ना कुछ दुनिया में ऐसा होता रहेगा जब तक इंसान अपना जीवन, अपने काम को और आसान करने का प्रयास करता रहेगा। हमें लगा कि समस्या है ये। मान लो गलती से हमने किसी प्रोग्राम को रखा था, अब इच्छा कि उसको हटाना है, तो ये संभव नहीं था यहाँ। तो हम क्या बनाए? ईपी रोम। इसका नाम क्या है? इरेजेबल। बहुत बढ़िया। प्रोग्रामेबल। और रोम मतलब तो आप जानते ही हैं, रीड ओनली मेमोरी। अब इसके नाम से ही क्लियर है, इरेजेबल भी है, मतलब हटाए जाने योग्य। ऐसे प्रोग्राम जिनको आप हटा सकते हैं वो हमारे पास कौन सी है? ईपी रोम। तो लिखिएगा कि इसमें स्टोर प्रोग्राम को हटाया जा सकता है। तो इसकी समस्या क्या है? मान लो आपके पास ईपी रोम थी और इस ईपी रोम में आपने रखे 10 गाने, तो 10 के 10 ही हटेंगे। मैं कह दूं कि मेरे पास एक ईपी रोम है और इसमें रखे हैं 10 गाने। तुम्हारी इच्छा थी कि ये वाला अच्छा नहीं है, हटाना है। मान लो गाना क्रमांक पहला है, इसको हटाना है, तो ये संभव नहीं होगा। सब ही हटेगा तो सब हटेगा, नहीं तो कुछ नहीं हटेगा। भाई ये कौन सी बात हुई है? तो ये समस्या कहां थी हमारे पास? ईपी रोम में। डेटा हटता तो था, लेकिन ये क्या था भाई? पूरा डेटा ही साफ होगा। ये तो कोई बात ही ना हुई भाई। तो हम कौन सी बनाएंगे? डबल ईपी रोम बनाएंगे, है ना? तो यहां से आएंगे 2 प्रश्न। इसमें स्टोर प्रोग्राम को हटाया जा सकता है, लेकिन प्रोग्राम के किसी एक हिस्से को नहीं। प्रोग्राम के किसी एक हिस्से को नहीं। डेटा को हटाने के लिए यहां काम में आती हैं परावैगनी किरणें, यूवी रेज। तो एक प्रश्न आता है कि ईपी रोम में डेटा को हटाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? क्या कहोगे? यूवी रेज, अल्ट्रा वायलेट किरणों का। लिखिएगा इसमें डेटा को हटाने के लिए यूवी रेज मतलब परावैगनी किरणों का
उपयोग किया जाता है। आपने कभी देखा हो अगर ईपीरोम, इसमें एक होता था कांच, और अगर आप ईपीरोम को रख दोगे धूप में ना तो डेटा धीरे धीरे हट जाएगा, क्योंकि सूरज में क्या होती है, सूरज किरणों में यूवी रेज होती है ना, रोशनी में जो सूर्य का प्रकाश आता है उसमें क्या होती है, तो इसमें डेटा हटाना का आसान था। आसान ये ऐसे था कि ईपीरोम को रख दो धूप में विंडो खोल के तो डेटा धीरे धीरे साफ। चलिए, तो ये था अपने पास कौन सी, ईपीरोम। आगे चलें हम, चलें भैया, लिख रहे हो, लिख लो जल्दी से। अच्छा पीछे हो, चलो भाई लिखो इसको भी, पहले तो बोल दिया करो ऐसे ही, है ना। कहाँ रह गए थे गुरुजी, हैं? खाना खा लो, खाना कहीं और खिलाओ भाई। कौन है ये, हैं? खाना खिला रहे हैं यहाँ। लिख लिया, चलें आगे बढ़ें। लिखो जल्दी लिखो। देखो अधिकांश लोग लिख लेते हैं अगर, तो इसका मतलब ये है कि फिर आप कैसे नहीं लिख पा रहे हो। अच्छा आप शुरू किए हो क्या अभी? नहीं नहीं, हाँ मैंने कहा है तो बिल्कुल। अधिकांश लोग लिख लेते हैं क्या, साथ में लिख लेते हो? ठीक है, बताओ भाई, बताना जब लिख जाए तो। मैं बैठा हूँ आराम से, चिंता की बात नहीं है। लिख लिया, चलो अगला अपने पास कौन सी आएगी, लिखो इसको भी, ईपीरोम। ईपीरोम लिख लिया इसको? बहुत तेज हो यार। इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इसमें स्टोर प्रोग्राम को हटाया जा सकता है लेकिन प्रोग्राम के किसी एक हिस्से को नहीं। हटेगा तो सब हटेगा, है ना। और डेटा को हटाने के लिए परावैज्ञानिक किरणों अल्ट्रा वायलेट रेज का प्रयोग किया जाता है। तो ये भी समस्या थी, तो हमारे पास कौन सी आएगी, वो आएगी डबल ईपीरोम, इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और वो रोम वही है जो आपके स्मार्टफोन में, आप कहते हैं एक रैम है और एक रोम है, कि 8 GB की रैम है और 128 के रोम है, पढ़ा होगा ना ऐसे। तो वो रोम कौन सी है, वो है डबल ईपी वाली रोम। आपके स्मार्टफोन में जो आपके पास जो पेन ड्राइव होती है वो डबल ईपीरोम का एग्जाम्पल है ना। तो आगे हम पढ़ते हैं डबल ईपीरोम। कुछ कहना है? चलो लिख जाए तो बताना। हाँ चिट्ठी आई है। नहीं, फंक्शन की 12 ही होती हैं अब तक, आगे आविष्कार हो जाए वो अलग बात है ना। अभी तक कितनी होती हैं तो 12। लिख लिया? चलो भाई आगे बढ़े हम। हमारे पास आखिरी रोम है और वो है कौन सी, डबल ईपी रोम। बढ़ चलें भैया, चलो डबल ईपी रोम।
फुल फॉर्म पता हो आप लोगों को? यूवी के आगे क्या है? यूवी के आगे क्या है? परावैगनी लिखा है, वही हिंदी है, वही अंग्रेजी में था। ठीक है, चलिए। EEPROM इसे कहते हैं हम क्या? इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी ये हमारे पास होती है, इसे कहते हैं EEPROM, इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये है EEPROM का फुल फॉर्म। तो जो समस्या थी हमारे पास EEPROM में, वो दूर कहाँ हुई? समस्या वहाँ क्या थी? सारा डेटा। तो यहाँ आप किसी भी हिस्से को भी डिलीट कर सकते हैं। बस लिखिएगा, इस मेमोरी के माध्यम से या इस मेमोरी में यूजर इच्छानुसार डेटा को हटा सकता है। डेटा को हटा सकता है, इसे कहते हैं EEPROM। और डेटा को हटाने के लिए विद्युत का उपयोग किया जाता है। इलेक्ट्रिकल मतलब क्या है? विद्युत सिग्नल। तो लिख लीजिएगा कि डेटा को हटाने के लिए डेटा को हटाने के लिए विद्युत संकेतों का उपयोग किया जाता है। डेटा को हटाने के लिए विद्युत संकेतों का उपयोग किया जाता है। तो ये हो गया रोम और रोम के प्रकार। कोई प्रश्न किसी का हो तो कर लेना। तो रैम हो गया, रोम हो गया। अब पढ़ेंगे हम कैश। बढ़ चले आगे। रोम और रैम के प्रकार आपको क्लियर हैं। रैम में हमने कहा कि रैम होती है दो प्रकार की, एक है एस रैम, एक है डी रैम। और भी होते हैं रैम के प्रकार, लेकिन हम सामान्य पढ़ रहे हैं। रोम में हमारे पास रोम के 3 प्रकार, कौन कौन से? पी रोम, ईपी और EEPROM। इनके फुल फॉर्म और इनकी समस्याएं क्या थी, कहाँ क्या क्या बातें आपको याद रखनी है वो पता हो। फिर बायोस जाना है तो हमने जाना है बूटिंग। बूटिंग क्या होती है वो आइडिया हो, और वहाँ 2-3 फुल फॉर्म हैं, एक शॉर्टकट की है, याद रहेगा। चलो अब चलते हैं अपन आगे, और हमारे पास आएगी मेमोरी। नाम इसका है कैश। बाकी कैश सुन के आप लोग खुश तो होंगे ना, मन ही मन, है ना, कि कैश की बात हो रही है। चलिए, तो हमारे पास मेमोरी है जो कि प्राइमरी का पार्ट ही है, और इसका नाम है कैश। तो आओ, कैश लगी होती है। आपने कभी देखा हो अगर कंप्यूटर में? देखा किसी ने? नहीं देखा? दिखा दें, देख लो भाई। टास्क मैनेजर में आपको मिलेगी कैश। हमारे पास आप देखोगे तो ये हमारे पास रहती है मेमोरी। और अगर आपने मेमोरी में देखा हो, कहाँ गई कैश भाई? एक तो रैम की स्पीड आप देख रहे हैं, ये है ना, रैम फैक्टर है, रैम यूज है। इसकी स्पीड देखना 2133 मेगा हर्ट्ज। तो रैम की स्पीड हमने क्या लिखा है? हर्ट्ज में होती है। तो इसकी कितनी है? मेगा हर्ट्ज है ना। ये हमारे पास डिस्क है ना। ये अपने पास सीपीयू है। तो सीपीयू का पार्ट होती है कैश मेमोरी, और यहाँ लिखा हुआ है L1 कैश, L2 कैश, L3 कैश।
पहला प्रश्न जो ऐतिहासिक प्रश्न है, प्रश्न यही आता है कि कैश कहाँ लगी होती है, तो क्या कहोगे? कैश सीपीयू और रैम, जो ये दिख रहा है मेमोरी, ये क्या है? ये है रैम। हमारे पास ये कौन सी मेमोरी है? रैम। रैम और सीपीयू के मध्य लगी होती है कौन सी? कैश मेमोरी लगी होती है। आप ये भी कह सकते हैं कि ये जो कैश है ये पार्ट है किसका? किसका? सीपीयू का पार्ट है ना। तो दो बातें, पहली तो लोग कैसे पता हो, हम कहते हैं कि रैम और सीपीयू के मध्य लगी होती है कैश। इसके प्रकार होते हैं 3, L1, L2 और L3। L1 की साइज सबसे कम है, देखो यहाँ कितनी है? 128 KB। फिर कितनी बढ़ गई? 512, फिर 3 MB की। तो इनका आकार क्रमशः बढ़ेगा, L1, L2 और फिर L3। तो ये सब पार्ट किसके हैं? ये पार्ट है हमारे पास सीपीयू के। तो 2-3 बातें हैं कैश में, वो आप लिखिएगा ध्यान से। लिखना कैश मेमोरी, कैश मेमोरी, कैश मेमोरी। तो आपको इसकी लोकेशन पता हो, ये ऐतिहासिक प्रश्न में पुनः कहता हूं, ये लगी होती है रैम। मान लो हमारे पास ये रैम है और ये है सीपीयू, तो इसके मध्य लगी होती है कौन सी? कैश मेमोरी लगी होती है। ये है हमारे पास कैशे मेमोरी। तो आप कहोगे कि रैम और सीपीयू के मध्य लगी मेमोरी को हम कहते हैं कैश मेमोरी। रैम और सीपीयू के मध्य लगी होती है। तो लगी क्यों होती है? अब ये बात आती है, ये कैश लगाते क्यों हैं? बिल्कुल, देखो आपने कभी एक बात अगर बहुत ध्यान से आपने ऑब्जर्व की हो, महसूस किया हो कि मान लीजिए आप अपने मोबाइल पर किसी ऐप को दिन रात चलाते हैं, जैसे आपके पास इंस्टाग्राम है। अब इंस्टाग्राम दिन में खुलता है 200-300 बार, ठीक है ना? तो जल्दी खुलता है, आप क्लिक करेंगे वो ओपन हो जाएगा तत्काल। देखा आपने ऐसे कभी? अब उत्कर्ष का ऐप है, इसमें पढ़ाई का कंटेंट है, तो आप नहीं खोलते उसको महीनों में, सालों में कई बार कि आज भाई खुल जा, देखें भाई कुछ आया क्या नया, है ना? तो वो टाइम लेता होगा। ऐसा हुआ होगा कभी आप लोगों के साथ? ऐसा क्यों होता है? कैश का काम ही है कि ऐसे प्रोग्राम जो यूजर बार बार उपयोग में लेता है उसकी फाइल की एक कॉपी को अपने पास रखो, और जैसे क्लिक करें आप उस ऐप पर तो सबसे पहले सिग्नल किसके पास जाएगा? कैश के पास। और चूंकि कैश किसका पार्ट है? सीपीयू का ही, तो सबसे पहले यही प्रोग्राम क्या होंगे? रन होते हैं। तो इसका एक लाभ ये होता है कि बार बार यूज में आने वाले प्रोग्राम को जल्दी जल्दी रन करना, ये काम किसका है? कैश का। और दूसरा उपयोग क्या है? सीपीयू के सीक टाइम को कम करना। अगर कोई एड्रेस कैश के पास ही है तो वो क्या होगा? वो सबसे पहले क्या होगा? प्रोसेस हो जाएगा। तो हम कहते हैं इसका काम क्या है? दूसरा, सीपीयू के स्पीड को बढ़ाना। तो दो इसके काम क्लियर रहेंगे, आपको रखना ध्यान। लिखिएगा, कैश के द्वारा सीपीयू के टाइम को या सीपीयू की स्पीड को बढ़ाया जाता है। सीपीयू की स्पीड को बढ़ाया जाता है। कैश को हम सबसे तेज मेमोरी कहते हैं। आपने कभी ये फैक्ट पढ़ा हो कहीं कि सबसे तेज मेमोरी कौन सी है? कैश। लेकिन कैश से भी तेज है वो है रजिस्टर, जिनसे मिलकर के बना हुआ है सीपीयू। तो अगर विकल्प में दोनों आ जाएं, रजिस्टर आ जाए और कैश आ जाए, तो क्या टिक करोगे? रजिस्टर। अगर ये ना हो तब कैश। ये बात आपको याद रहेगी कि अगर कहना हो सबसे तेज मेमोरी, देखो मेमोरी के धीमे या तेज होने का जो क्रम डिपेंड करेगा वो सीपीयू से दूरी पर डिपेंड करेगा। आसान मत समझिएगा। अगर ट्रांजिस्टर है तो ट्रांजिस्टर किसका पार्ट है? भाई सीपीयू बना ही है किससे मिलकर के? ट्रांजिस्टर से। तो अगर ट्रांजिस्टर से मिलकर के ही बना है सीपीयू,
तो सबसे तेज कौन होंगे भाई? ट्रांजिस्टर होंगे। फिर इनके पास कौन सी है? कैश। तो फिर कौन होगी? कैश। फिर कौन होगी? रैम। फिर हमारे पास अन्य अन्य डिवाइस होगी तेज। तो आपको कहना हो कि सबसे तेज मेमोरी कौन सी होती है, तो हम कहते हैं रजिस्टर। लेकिन जनरली रजिस्टर विकल्प में आता नहीं है, तो हम कहते हैं किसे? कैश। आपको याद रहेगा ना ये कि इसे सबसे तेज हम कब कहते हैं? जब विकल्प में रजिस्टर ना हो। लिख लें ये फैक्ट। सबसे तेज मेमोरी कैश के प्रकार कितने होते हैं? 3। अगर कोई कहे कि कैश का प्रकार, तो प्रकार कहोगे 3। कैश के प्रकार होते हैं 3। एक को कहते हैं L1, दूसरी होती है L2 और एक होती है L3। और L का अर्थ क्या होता है? लेवल। तो लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। और अगर कहें हम भंडारण क्षमता का बढ़ता क्रम, भंडारण क्षमता का बढ़ता क्रम, तो सबसे पहले आएगी L1, फिर आएगी L2 और फिर आएगी L3। सबसे कम किसके पास? L1 के पास, और सर्वाधिक L3 के पास। इतना आपको पता हो कैश के बारे में, तो रैम, रोम और कैश अपनी हो गई है कंप्लीट। तो प्राइमरी मेमोरी खत्म। अब चलेंगे हम सेकेंडरी की ओर। तो फटाफट पढ़ते हैं हम सेकेंडरी मेमोरी को, और फिर मेमोरी का मापन है। तो मेमोरी हो जाए आज कर लेंगे ना हम लोग? आज मेमोरी आज पढ़ लेंगे ना? क्या कहते हो? पक्का? चलो भाई बढ़िया, चले आगे। चलिए, तो अब हम चलते हैं आगे और देखते हैं अपने पास सेकेंडरी। आपको दिमाग में अब चार्ट हो, चार्ट है ना? एक बार चार्ट को देख लेना कि क्या हमने चार्ट डिजाइन किया था पहले दिन जब मेमोरी शुरू हुई होगी। देख लिया चार्ट को? तो प्राइमरी का किस्सा खत्म हुआ या नहीं हुआ? हुआ। चलो आगे बढ़ें। ठीक है, तो अपने पास अब कौन सी आएगी? सेकेंडरी। उसमें पहली हमारे पास कौन सी है? मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटिक टेप इसे हम कहते हैं। इसको आप सब ने देखा होगा, देखे हो? दिखाएं? दिखा देते हैं, है ना? ऐसा न रह जाके कह दो कि दिखा नहीं रहे गुरुजी हैं। मैग्नेटिक टेप आपने कभी देखा होगा? कैसेट देखा है? टेप वाली कैसेट यही होती हैं क्या? इनका ही नाम है मैग्नेटिक टेप। देख लो भाई, जिन्होंने ना देखा हो, देखा होगा वैसे सब कोई। इनमें आपने कभी सुने हैं गाने? सुने आप लोगों ने? किसी ने? बताओ भाई, क्या समस्या थी इनकी? हाँ, इनकी समस्या यही थी कि ये डेटा को क्रम से एक्सेस करती थी। मतलब इनको हम कहते हैं सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी। जैसे मान लो तुम्हारे इस कैसेट में 10-20 गाने थे और तुम्हारी इच्छा है कि मुझको फला गाना सुनना है, कि ओढ़नी ओढ़ की नाचूं, ऐसे गाने सुनने हैं, है ना? तो अब उसका क्रम आते 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 कहो कि भाई लाइट चली गई। जैसे गांव में हम लोग थे भाई, मान लो कोई अच्छा गाना है, अब सुन रहे हैं आप, 5 मिनट हुआ, 10 मिनट हुआ, इतने में लाइट कट, पावर कट, खत्म। अब लाइट आई है, फिर शुरू करेगा शुरू नंबर 1 वो भाई साहब। हालांकि इसके तरीके जुगाड़ था, है ना? कुछ लोग वहाँ उंगली फंसा के घुमाते थे कैसेट को, देखा होगा आप लोगों ने। कई लोग रील पकड़ खींच देते हैं, है ना? तो तरीके थे कई सारे, लेकिन इसकी समस्या यही थी सबसे बड़ी कि डेटा को ये
सीक्वेंस में माने एक के बाद एक एक्सेस किया करती थी। तो ये है मैग्नेटिक टेप और इसको कहते हैं हम सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी का एग्जाम्पल, अर्थात सैम का एग्जाम्पल कौन है? यही है जो आप देख पा रहे हैं। सबसे धीमी मेमोरी कौन सी होती है? यही है जो आप देख रहे हैं, है ना। इसकी रील को निकाल करके आपने बचपन में बहुत तरह के कारनामे किए होंगे, किए हो, साइकिल को सजाया होगा, है ना, खूब घुमा है ना, क्या बताओ ऊपर घुमा रहे हैं, तो ठीक है वो सब आपने किया होगा। कभी सोचा था कि पढ़ना पड़ेगा एक दिन इसको? नहीं, है ना, आज पढ़ना पड़ रहा है। खैर चलिए, तो प्लास्टिक की होती थी, इसमें होता था रिबन, रिबन होता था प्लास्टिक का और उसमें होता था आयरन ऑक्साइड का लेप। तो 2-3 फैक्ट जानते हैं इसके बारे में और फिर अपन बढ़ते हैं आगे, ठीक है, बढ़ चलें। चलो भाई, वो भी दिन थे, है ना, और ये भी दिन है कि अब आप गाने रखते ही नहीं वो मोबाइल में, आपके पास यूट्यूब है, सर्च किया गाने आ गए तत्काल, हैं, ठीक है। सुन लो भाई इसके बारे में। पहले बात ये क्या है, तो इसे कहते हैं सेकेंडरी मेमोरी, या इसके बारे में पहला पॉइंट, सबसे धीमी मेमोरी होती है, सबसे धीमी मेमोरी है। दूसरी बात, इसे हम सैम का एग्जाम्पल है, मतलब सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी है। सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी, सीक्वेंस का अर्थ होता है क्रम से। क्रम मतलब है कि मान लो तुम्हारे पास कैसेट है और कैसेट में कुछ गाने हैं, मैं कह दूं कि मेरे पास इस गाने 5 गाने हैं, तो पहले 1 नंबर, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर 5वां, ये क्या होता है? ये होता है सीक्वेंस। तो नाम बड़ा है सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी, मतलब डेटा जो होगा वो एक के बाद एक, 1 by 1 एक्सेस होता है। तो इसको कहते हैं हम सैम का एग्जाम्पल होती है मैग्नेटिक टेप। इसमें प्लास्टिक की एक कैसेट होती है, मतलब उसके अंदर मिलेगा आपको एक रिबन, रिबन भी किसका बना होता है? प्लास्टिक का, और उस रिबन में लगा होता है क्या? आयरन ऑक्साइड का लेप। लिखिएगा कि रिबन में आयरन ऑक्साइड का लेप करके डेटा को स्टोर किया जाता था, डेटा को स्टोर किया जाता था। ये है हमारे पास मैग्नेटिक टेप। अब इसकी समस्या क्या है? समस्या सिर्फ यही है कि डेटा को आपको सीक्वेंस से करना पड़ेगा एक्सेस। तो हम लाएंगे नई मेमोरी और उसे कहेंगे फ्लॉपी। कौन सी है? फ्लॉपी। तो इसको लिखिए, फिर चलते हैं अपन फ्लॉपी की ओर। नोट्स अच्छी बनाना बच्चों, है ना, तुमको ही पढ़ना है। ऐसा ना हो कि खुद लिखे खुदा बाँचे, हमारे गांव में कहते हैं कि भैया ऐसा लिख दो कि खुद को पढ़ना ही नहीं है, तुमको ही पढ़ना है, आने वाली पीढ़ियों को नहीं पढ़ना है। इसलिए अच्छी सी नोट सुंदर हो, है ना, लेकिन ये सुंदरता घर में किया करो। कुछ यहाँ जो रखे हैं 10-10 पेन, 20-20 पेन, ये यहाँ ना किया करो, ये घर में किया करो, है ना। यहाँ एक पेन का आप उपयोग करें तो स्पीड लिखने की बढ़ जाएगी, इससे हो जाएगी, है ना। चलिए, मैग्नेटिक टेप है, 2-3 बातें हैं। पहली बात क्या कहती है? सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी होती है, द्वितीयक मेमोरी है, और सबसे इसमें क्या होता है? आयरन ऑक्साइड का लेप। आपने जब उसको निकाला होगा, रील को निकाला होगा, तो कई बार आपके हाथ गंदे हुए होंगे, हुए थे? आपने कभी महसूस किया कि भाई साहब ये क्या निकल रहा है? इतना ध्यान कहाँ रहता था, है ना। ठीक है, चलो, वो क्या था? वो था आयरन ऑक्साइड। तो इसमें लेप लगा होता है जिसके माध्यम से डेटा को करते हैं हम स्टोर। बताओ, ये आज भी काम में आ रही या नहीं आ रही? किसी के पास है? आज भी काम में ये आती हैं, है ना। चलो आगे बढ़े।
हमारे पास इसके बाद समय बीतेगा, इनसे बेहतर तकनीक आएंगी और हमारे पास कौन सी आएंगी? फ्लॉपी डिस्क। चलो भैया, तो अब हम कहेंगे हमारे पास जो आएगी वो आएगी फ्लॉपी डिस्क। देखो, फ्लॉपी डिस्क को हम कहते हैं कि ये फ्लेक्सिबल डिस्क होती है। डिस्क को ऐसी आकार आपके पास कहीं हो उसे कहते हैं डिस्क। समझ लेना, जैसे एक गेम होता है डिस्कस थ्रो, जानते हैं आप लोग? एक खेल होता है उसका नाम है डिस्कस थ्रो। उसमें एक चकती फेंकते हैं ऐसे, देखा है? तो डिस्कस माने डिस्क। डिस्क उसे कहते हैं, जैसे हम कहते हैं सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क, उसका भी आकार कैसा रहेगा? तो जब भी आपके शब्द कहीं आए डिस्क, डिस्क माने क्या होता है? गोलाकार आकृति का आपके पास कोई चीज है, इसका नाम पड़ा हुआ है फ्लॉपी डिस्क। डिस्क माने गोलाकार, ठीक है? और फ्लॉपी माने होता है फ्लेक्सिबल, और फ्लेक्सिबल का अर्थ होता है लचीला। हिंदी में लचीला माने मुलायम, जो झुक जाए, वो कैसा है? फ्लेक्सिबल है ना? जैसे आप लोग फ्लेक्सिबल हैं? नहीं हो? है, लचीले हैं आप लोग, ठीक है। समय के अनुसार मुड़ जाएं, जैसे नेता होते हैं, देखा होगा नेता का कि कहीं कुछ बोल रहे हैं कहीं कुछ बोल रहे हैं, है ना? देखा, ये गुण है, लचीलापन है। चलिए, बढ़िया है। तो फ्लॉपी माने होता है फ्लेक्सिबल, इसका नाम क्या है? फ्लेक्सिबल डिस्केट। एक प्रश्न आया कि फ्लॉपी का नाम क्या है पूरा? क्या कहोगे? फ्लेक्सिबल डिस्केट। तो लिखिएगा पूरा नाम, पूरा इसका नाम है फ्लेक्सिबल डिस्केट। फ्लेक्सिबल डिस्केट, फ्लेक्सिबल डिस्केट इसे कहा जाता है फ्लॉपी का। फ्लॉपी है, इसके जो जनक हैं वो जनक हैं एलन सुगार्टो। एलन सुगार्टो, इसके जनक कौन हैं? एलन सुगार्ट। ये प्रश्न भी यदा कदा परीक्षाओं में देखने को मिल जाएगा। अब देखना, फ्लॉपी जो है ये है डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी। कैसी है? डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी, मतलब अगर फ्लॉपी में कोई डेटा है इसको आप डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। मान लो फ्लॉपी में आपके पास रखे हुए हैं गाने 1 से 10 तक, तो आप कहीं भी जंप कर सकते हैं, तो डेटा में आप डायरेक्ट जंप कर सकते हैं। तो नाम क्या पड़ा हुआ है इसका? डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी। इसे कहते हैं डैम शॉर्टकट में, जैसे हम कहते हैं इसको डैम शॉर्टकट में। तो मान लो कभी कहता है कोई, बताओ डैम का फुल फॉर्म, तो क्या कहोगे? डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी। और सैम का फुल फॉर्म? सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी। और एक रैम का फुल फॉर्म? रैंडम एक्सेस मेमोरी। याद रहेंगी? चलो, फ्लॉपी है, पहली बार हमने एक डिस्क बनाया जो फ्लेक्सिबल है, मतलब प्लास्टिक के बॉक्स में बंद हुआ करती थी ये, है ना? और इसमें हम डेटा को डायरेक्ट एक्सेस कर सकते थे। मतलब ये हार्ड डिस्क के पहले का ज़माना है, मतलब हमारे पापा जो थे उनके ज़माने की बात है फ्लॉपी डिस्क। तो आपको रखना है 2-3 बातें, 3 पॉइंट याद रहेंगे, लिखिएगा। यह माइलर प्लास्टिक से बनी होती है। किससे बनी होती है? माइलर प्लास्टिक से। यह माइलर प्लास्टिक से बनी होती है, प्लास्टिक से बनी होती है। और इसके प्रकार होते हैं 3। इसके प्रकार होते हैं 3। तो फ्लॉपी के जो प्रकार होते हैं वो प्रकार आप पढ़ेंगे 3। एक को हम कहते हैं 8 इंच फ्लॉपी। इसके बाद हमारे पास आएगी 5.25 इंच की फ्लॉपी। और इसके बाद हमारे पास 3.5 इंच की फ्लॉपी। और ये इंच क्या है? तो ये है इसका डायामीटर। आपके पास डिस्क है और इसके व्यास की हम बात करते हैं, तो सबसे पहले इसका आकार काफ़ी बड़ा था, वो था 8 इंच का, फिर छोटा हुआ 5.25 इंच, फिर और छोटा हुआ 3.5 इंच। और ये प्रकार, मतलब इनका आकार तो छोटा हो रहा है लेकिन डेटा को स्टोर करने की क्षमता बढ़ रही है ना? इसमें हम लगभग 100 KB तक का डेटा स्टोर कर सकते हैं। इसमें लगभग हम कहते हैं कि 360 KB तक का डेटा स्टोर कर सकते हैं। अब KB क्या होता है हम आगे देखेंगे।
और जो सबसे छोटी है वो है 1.44 MB। तो अधिकतम जो डेटा होता है वो 1.44 MB का डेटा स्टोर कर सकते हैं हम कहाँ? फ्लॉपी में। फ्लॉपी लगभग बंद हो चुकी है मार्केट में, लेकिन अगर आपके पास कोई फ्लॉपी हो, मतलब पापा की कोई फ्लॉपी रखी हो, तो उसको आप देख सकते हैं कि पापा क्या रखे हुए हैं फ्लॉपी में, है ना? ठीक है, तो आते हैं, अभी भी आते हैं मार्केट में ना फ्लॉपी को रीड करने वाले। हाँ, फोटो दिखा दें? हाँ, एक कह रहा है, तुम ही बोल रहे हो क्या कि फोटो दिखाइए? तुम ही हो? दिखाते हैं फ्लॉपी की फोटो आप लोगों को, है ना? तो फ्लॉपी में इतना आपको पता रखना है। चलें आगे, इसका फोटो दिखाते हैं आप लोगों को, कैसी होती थी फ्लॉपी, देखना। हमारे पास ये है फ्लॉपी, तो ये बाहर से बंद है एक बॉक्स में, इसका ही नाम है माइलर। अंदर से कैसी है ये? गोलाकार, तो नाम बढ़ गया है डिस्क। ऐसी डिस्क आपके पास एक होती थी उस जमाने पर, इसका ही नाम था क्या? इसका ही नाम था हमारे पास फ्लॉपी डिस्क। अब इसमें आपके पास अलग अलग चीजें हैं, है ना? जैसे आप देखोगे हमारे पास आपको कुछ दिख रहा होगा, ये होती है एक्सेस विंडो, ये होती थी मूव, आगे पीछे मूव होगी। ये क्या होगी भाई? ये मूव होती थी, इसे कहते हैं एक्सेस विंडो। इसे आपको लगाना पड़ता था, इसे ही कहते हैं हम जो है, तो यहां से ही डेटा को आप रख सकते हैं या डेटा को आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो हालांकि इतना आपको पढ़ना नहीं, आप चित्र देख लीजिए, सुकून मिलेगा थोड़ी कि हाँ फ्लॉपी को देखा है आज। देख लिया? देख लो जी भर के, है ना? ठीक है, चलिए एक चीज और दिखाता हूं आपको। एक है डबल, आपके पास ईपी रोम थी ना, वो देख लो, वो मजेदार है ना? ईपी रोम कहाँ गया? ईपी रोम, ये होती थी हमारे पास ईपी रोम। हमने आपसे कहा था ना, इसमें लगा होता है कांच, तो ये कांच था, और यहाँ लगी होती है एक विंडो, मतलब मूव करेगी, शटर। तो जब भी आप इसे रखेंगे, कहाँ गया भाई? जब भी आप इसे रखेंगे धूप में, तो किरणें पड़ती हैं यहाँ, और डेटा ऑटोमेटिक क्या होता है? हट जाता है। ये है हमारे पास कौन सी रोम? इसे कहते हैं ईपी रोम। इसका नाम है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसे हम बोलते हैं कई बार यूवी रोम, अल्ट्रा वायलेट रोम भी बोलते हैं, क्योंकि डेटा यूवी के माध्यम से यहाँ हटता है। तो ये होती है रोम। ये जमाना बहुत पुराना था, अब तो खैर आपके पास क्या क्या चीज़ें हैं, है ना? वक्त की बातें थी, खैर कोई बात नहीं। आगे आ जाएं। देख लिया फ्लॉपी, भर गया जी, आगे बढ़ें। लिखो हार्ड डिस्क। हार्ड माने होता है कठोर, तो जो फ्लेक्सिबल था अब कैसा गया? हार्ड। आईसी जैसी है सर? हाँ, तो ठीक है, जैसी भी है तो है। हमारे पास अब आएगा क्या भाई? हार्ड डिस्क ड्राइव। हार्ड डिस्क ड्राइव इसे कहते हैं, शॉर्टकट में कहते हैं HDD। कई बार सुनते हैं आप लोग HDD, इसे कहते हैं हम हार्ड डिस्क ड्राइव। तो हार्ड डिस्क माने कठोर, तो ये बनी होती है एल्यूमिनियम की, और एक लोहे के बॉक्स में इसको हम करते हैं बंद। आपने हार्ड डिस्क को तो देखा ही होगा, देखा है हार्ड डिस्क को? नहीं देखा? दिखाते हैं, चिंता ना करो, नहीं देखा तो। हार्ड डिस्क, ये होती हैं हमारे पास हार्ड डिस्क। ये है हमारे पास हार्ड डिस्क। तो अगर ये रहेगी पैक तो दिखती है आपको कुछ ऐसी, आप इसे खोल देंगे तो दिखेगी ऐसी। तो ये डिस्क लगी होती है, इसको ही कहते हैं हम क्या? हार्ड डिस्क कहते हैं। डेटा जो होता है ये स्टोर कहाँ होता है? इन्हीं प्लॉटर पर, इनको ही बोलते हैं हम क्या? प्लॉटर बोलते हैं। ठीक है, तो कुछ पॉइंट्स हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना है हार्ड डिस्क को लेकर के। अब हार्ड डिस्क भी रिप्लेस हो रही है, आपको पता है, SSD से। अगर आज किसी को लेना हो लैपटॉप तो हार्ड डिस्क वाले के मत चले आना। अब कौन सी आती है हार्ड डिस्क जगह? SSD, सॉलिड स्टेट
ड्राइव, है ना। हार्ड डिस्क देख लिए हो, खूब देख लो जी जी भर के, कुछ रह ना जाए कि काश देख लेता, ऐसा ना रह जाए, है ना, ऐसा देख लो। ठीक है, चलो हार्ड डिस्क पढ़ लें इसके बारे में कुछ पॉइंट। इसका नाम हार्ड क्यों है? क्योंकि कठोर है। तो बनी किससे होती है? ये एल्यूमिनियम से बनी होती है। ठीक है, चलो लिखते हैं हम कुछ पॉइंट इसमें। तो एक तो भाई साहब यही है कि ये कैसा है, ये है डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी। डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी है। इसके जो जनक हैं वो जनक हैं, इनका नाम है रे जॉनसन। इनका नाम क्या है? रे जॉनसन। रे जॉनसन को कहते हैं फादर ऑफ हार्ड डिस्क। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कई बार, है ना, परीक्षा के लिए। रे जॉनसन, रे जॉनसन। अगर कंपनी की बात आएगी तो कंपनी है IBM। क्या है? मतलब ये व्यक्ति जो था ये काम कहाँ करता था? IBM कंपनी में। IBM एक कंपनी है, बड़ी फेमस है, आप जानते होंगे। जानते हैं आप लोग? नाम सुने हैं कभी? कोई कहा कि नहीं नहीं नहीं, सुने हैं ना आप लोग IBM का नाम? IBM कंपनी है, बड़ी फेमस है, अमेरिका की, माइक्रोसॉफ्ट से पुरानी है और बड़ी कंपनी है, नाम है IBM। IBM बड़ी फेमस कंपनी है। उस समय आप जब देखोगे तो सारे आविष्कार कौन कर रहा है? IBM ही कर रही है। तो IBM भी, जैसे हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट है, जानते हैं हम लोग माइक्रोसॉफ्ट को? अभी साहब उनके आए हुए थे बिल गेट्स, डॉली की चाय पीने, देखा होगा, है ना, डॉली कर दिए फेमस, है ना। तो IBM भी एक कंपनी है। दिखा देते तुमको IBM के बारे में, कुछ पढ़ा करो भाई। IBM, इसे कहते हैं इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। IBM इंडिया में भी है, MNC है, मल्टीनेशनल कंपनी। कुछ पढ़ा करो तुम लोग, है ना। करते क्या रहते हो मोबाइल में? हैं? इंस्टाग्राम। बड़े फॉलोअर्स तुम्हारे होंगे इंस्टाग्राम में, इसलिए हैं? कितने हैं? 150। बहुत बढ़िया भैया। ये है IBM कंपनी। खुल जा भाई, बड़ा स्लो है, हैं? पढ़ लो इसके बारे में। इंग्लिश में है, हिंदी करें? अरे पढ़ लो, इंग्लिश पढ़ लो। IBM कंपनी है, क्या है ये? कंपनी टाइप कैसा है? पब्लिक है। आपको अगर शेयर मार्केट लगाना हो तो इसके लिए आता है कार्ड, ट्रेड कर सकते हैं आप इस नाम से। कोई करता है ना, आप लोग करते हैं ट्रेडिंग? पैसे नहीं है। करना भी मत, है ना। अभी हमारे एक भैया थे कल, भाई साहब, अभी एक ऐप आया है, अभी आया है ना, वो तत्काल पैसा कमवाता है, तत्काल 5-5 सेकंड में। भाई साहब कुछ सालों की कमाई रही होगी, 3-4 लाख रखे थे, पूरा साफ हो गया, पूरा। लालच बड़ी बुरी बला है ना। और आजकल तो भाई खैर ड्रीम 11 है, आपके पास ग्रो है, माई 11 सर्कल है, 3 पत्ती है, कहाँ कहाँ तो भाई क्या क्या चल रहा है। तो पैसा यहाँ वहाँ मत लगाना, है ना। तो ये कंपनी है, इसकी स्थापना इस नाम से होती है। मालिक कौन है? फाउंडेशन कब हुआ है? फाउंडर कौन है? तो एक व्यक्ति है हरमन होलेरिथ। आप इसका नाम सुने होंगे, कभी न कभी सुना है? नहीं सुना था? खैर कोई बात नहीं। इसका लोगो दिखता है ऐसा, IBM, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। तो कई बार प्रश्न आता है कि IBM का फुल फॉर्म क्या है? तो क्या कहोगे? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। और ये कंपनी है ना। ठीक है, इतना पर्याप्त है ना। चलो लिख लेना IBM क्या है। तो मैं लिख देता हूं कि IBM एक कंपनी है और इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। एक अमेरिकन कंपनी है। चलिए आगे चलते हैं, हम हार्ड डिस्क के बारे में कुछ बात करते हैं। लिखेंगे हार्ड डिस्क एल्यूमिनियम से बनी होती है। हार्ड डिस्क
एल्यूमिनियम से बनी होती है। एल्यूमिनियम से बनी होगी तो कठोर होगी, तो नाम बढ़ गया हार्ड। लोहे के बॉक्स में बंद होती है। लगभग कहते हैं कि 1000 साल तक हार्ड डिस्क का डेटा सेफ रहेगा, ऐसा कहते हैं। मान लो गिर जाए, टूट जाए तो डेटा आपका हट जाएगा, करप्ट हो जाएगा, है ना। तो हार्ड डिस्क एल्यूमिनियम से बनी होती है। आपको ये पता हो जो पहली हार्ड डिस्क का नाम था, प्रथम हार्ड डिस्क का नाम, हार्ड डिस्क का नाम, प्रथम हार्ड डिस्क का नाम रैमक है। नाम है, इसे कहते हैं रैमक, RAMAC। तो प्रथम हार्ड डिस्क का नाम है रैमक, और इसका विकास किसने किया है? IBM कंपनी ने किया था। पहली जो हार्ड डिस्क थी उसमें 5 MB का, प्रथम हार्ड डिस्क में 5 MB का डेटा, 5 MB का डेटा स्टोर होता था, डेटा स्टोर हुआ। लिखो, ये करप्ट क्यों हो जाती हैं? रीजन रहते हैं कई सारे। किसका भाई साहब, किसका डाउट है ये मोबाइल रखे हो बगल में है? ये करप्ट क्यों हो जाती हैं? करप्ट होने का रीजन रहते हैं कई सारे, है ना। जैसे साइबर अटैक हो जाए, आपकी हार्ड डिस्क गिर जाए, धक्के खा जाएं, या कई बार इलेक्ट्रिक सर्किट फेल हो जाएं। आपके पास कई सारे रीजन रहेंगे इसके खराब होने के, कोई एक रीजन नहीं होता है ना। ये है हार्ड डिस्क के बारे में कुछ बातें। हार्ड डिस्क कंप्लीट नहीं हुई है, हमें अभी आगे पढ़ना है। और हार्ड डिस्क के बारे में 5 MB में एक सॉन्ग भी नहीं आता सर। हाँ, ये आज की बात है, ये एक फ़ोटो नहीं आएगी 5 MB में, लेकिन तब 1.44 MB से 5 गुना ज़्यादा था। 5 MB हमारे पास, सोचो अधिक ही था उस ज़माने का, है ना। चलिए आगे चलें, कुछ और पढ़ लें? नहीं पढ़ोगे, समय हो गया है। कुछ पढ़ लो और बंद मत करना, लिखना है 2-3 पॉइंट। चिंतित काहे हैं आप लोग? नहीं हो ना? लिखा दे, आओ भाई लिखना। हार्ड डिस्क की स्पीड को RPM पर मापते हैं, RPM पर मापते हैं। RPM का अर्थ होता है रिवॉल्यूशन पर मिनट। सामान्यतः 3600 से लेकर के 7200 RPM तक की हार्ड डिस्क मार्केट में आपको मिल जाएंगी। 3600 से 7200 RPM तक की आपको हार्ड डिस्क मार्केट में मिल जाएंगी। आप रखिएगा ध्यान। हार्ड डिस्क को हम विंचेस्टर डिस्क भी कहते हैं। हार्ड डिस्क को विंचेस्टर डिस्क भी कहा जाता है, विंचेस्टर डिस्क भी कहा जाता है। तो ये पॉइंट भी आपको रखना है ध्यान कि इनको हम नाम दिए हैं। एक नाम इनका है विंचेस्टर डिस्क। और हार्ड डिस्क का सबसे छोटा हिस्सा, हार्ड डिस्क का सबसे छोटा हिस्सा सेक्टर होता है। सबसे छोटा हिस्सा सेक्टर होता है। इसको लिखिएगा, आगे करेंगे कल। हार्ड डिस्क अपना पूरा नहीं हुई अभी, हमें पढ़ना है अभी और हार्ड डिस्क के बारे में, है ना। लेकिन बात वही कब करेंगे अपन? कल करने वाले हैं, ठीक है। आपका समय हो गया है, घर जाने की जल्दी होगी, है ना। चलिए भाई चलें। चलिए भाई, तो मिलते हैं आप लोगों से कल। तब तक के लिए नमस्कार। कल नहीं मिलेंगे, परसों, संडे, मंडे को
चलिए, तो नेक्स्ट मुलाकात होगी जब बहुत जल्दी। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, नमस्कार, जय हिंद, राधे राधे।